चलो, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, सेक्शन 56 टू सेक्शन 59। चार्जिंग सेक्शन है बेटा 56, सब सेक्शन 1। चार्जिंग सेक्शन बोलती है अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इनकम होनी चाहिए, इनकम एग्जम्प्टेड नहीं होनी चाहिए, और इनकम पहले 4 हेड के अंदर नहीं आनी चाहिए। हर वो इनकम जो 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाइड कर देगी वो इस हेड के अंदर आएगी। तो सेक्शन 56 सब सेक्शन 1, देयर मस्ट बी इनकम, इनकम शुड नॉट बी एग्जम्प्टेड इनकम, इनकम शुड नॉट बी टैक्सेबल अंडर फर्स्ट 4 हेड। जो इनकम ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगी वो सारी इनकम कौन से हेड में आएंगी बेटा? अंडर द हेड अदर सोर्सेज। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 एक इनकम की लिस्ट बनी हुई है। फॉलोइंग इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। तो दोनों सेक्शन की मूवमेंट समझ में आई बेटा। 56(1) ने तो ओपन एंड कर दिया, हर वो इनकम जो पहले 4 हेड में नहीं है और एग्जम्प्टेड इनकम है वो सारी इनकम किस में आ जाएंगी? अदर सोर्स में आ जाएंगी। 56(2) में लिस्ट बनी हुई है कौन कौन सी इनकम अदर सोर्स में आएंगी। अब वो लिस्ट पढ़ा दो, पढ़ लो, वो चैप्टर निपट जाएगा। तो इसमें कई तो मैं अदर सोर्स की इनकम पढ़ा चुका हूं। नंबर 1 डिविडेंड, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। नंबर 2 गिफ्ट, पढ़ा दिया बेटा। गिफ्ट 3 हेड में थी, सैलरी, पीजीवीपी और अदर सोर्स। फिर इसके बाद अदर सोर्स की इनकम पढ़ाई, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। एम्प्लॉय को मिलेगा सैलरी, एम्प्लॉय के डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर को मिलेगा बेटा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। फिर उसके बाद बेटा आपने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन। पहले वो ले रहा हूँ जो पढ़ लिए। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन भी 50% एग्जाम्ड, 50% टैक्सेबल। और इसमें एक बात याद रखने लायक थी, ये रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होता है। पिछले 3-4 सालों का इंटरेस्ट 24-25 में मिल रहा है, तो टैक्सेबल किस साल होगा बेटा? ये 24-25। तो 2 पॉइंट याद रखने लायक थे, इंटरेस्ट टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। दूसरा 50% एग्जाम, 50% टैक्सेबल। फिर 5वां बेटा अदर सोर्स की इनकम में मैंने आपको पढ़ाया था कंपोजिट रेंट। हाउस प्रॉपर्टी में एक बार रिवाइज करा दो। कंपोजिट रेंट इज द रेंट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एज वेल एज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद सुपर स्ट्रक्चर। मकान भी किराए पे दिया, एसी और फर्नीचर भी किराए पे दे दिया। चेक करो रेंट अलग अलग होता है या नहीं होता। अगर रेंट अलग अलग हो पा रहा है तो सुपर स्ट्रक्चर वाला हाउस प्रॉपर्टी, फैसिलिटीज वाला इधर पीजीवीपी और अंडर द हेड अदर सोर्सेज। और अगर अलग अलग ही नहीं हो पाता तो टोटल सारा रेंट उठाओ, इधर पीजीवीपी और अंडर द हेड अदर सोर्स। पढ़ा दिया था बेटा ये भी। फिर इसके बाद फैमिली पेंशन, एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर को जो पेंशन मिलती है उसको बोलते हैं बेटा फैमिली पेंशन। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय वो पेंशन उसकी विडो के फेवर में जाती है बेटा। जो विडो को जो पेंशन मिलती है उसको बोलते हैं फैमिली पेंशन। इसकी डिडक्शन होती है ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड में कितनी थी बेटा? 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस। न्यू में कितनी थी? 1/3 ऑफ पेंशन और 25,000 विच एवर इज लेस। ठीक है जी। फिर उसके बाद अब स्पेसिफिक इनकम जो पढ़नी है बेटा, बाकी तो देश जान की थी, वो लिस्ट बनाते रहना। अब ले लो कैजुअल इनकम। अब इसको पढ़ाता हूं साहब। कैजुअल इनकम, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, कैसीनोज, ये सारी इनकम क्या है बेटा आपकी? कैजुअल इनकम। सुनो 2-3 बार बोलूंगा, दिमाग में सेट कर लेना, बाकी नोट्स में मिल जाएगा। ऑल कैजुअल इनकम, कैजुअल कौन सी हो गई? बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल। क्रॉसवर्ड पजल मतलब केबीसी। ये आपका क्या हो गया बेटा? आपका कैसीनोज, हॉर्स रेस और एनी अदर रेस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड।
पॉइंट नंबर 1, ऑल कैजुअल इनकम शेल ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। मेरा काम ही बचपन से लॉटरी खेलना है, मेरा काम ही बचपन से जुआ खेलना है, फैमिली जुआरी हूँ बेटा मैं, उसके बावजूद भी इनकम पीजीबीपी में नहीं आएगी, टैक्सेबल कहाँ होगी? अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो पॉइंट नंबर 1, ऑल कैजुअल इनकम शेल ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। पॉइंट नंबर 2, ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होती है, एक्सपेंस ऑफ एनी टाइप शैल नॉट अलाउड एज डिडक्शन। मैंने 10,000 की लॉटरी खरीदी, जीत गया, 1 लाख की लॉटरी लगी, तो पूरा 1 लाख टैक्सेबल होगा, मैं वो 10,000 का खर्चा क्लेम नहीं कर सकता। कैजुअल इनकम के खर्चे अलाउड नहीं होते एक्सेप्ट 1, जिनका ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का बिजनेस है उसका तो खर्चा अलाउड हो जाएगा, जो हॉर्स रेस के बिजनेस में है बेटा, उसके अलावा बाकी किसी के खर्चे अलाउड नहीं होंगे। तो पॉइंट फॉर्म में पहला पॉइंट, ऑल कैजुअल इनकम ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। दूसरा, ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होती है, एक्सपेंस ऑफ एनी टाइप शैल नॉट अलाउड एज डिडक्शन। एक खर्चा है, एक इनकम है कैजुअल इनकम जिसका खर्चा अलाउड होता है, हॉर्स रेस ओन और मेंटेन करते हैं, वो खर्चे क्लेम कर लेंगे। पॉइंट नंबर 3, इस इनकम से चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेगी। पॉइंट नंबर 4, इस इनकम को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब 2.5 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट होती है इस इनकम को छोड़ के। मेरी पूरे साल में लॉटरी लगी है 1 लाख और कोई इनकम ही नहीं है, तो वैसे तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है मेरी? 2.5 लाख, पर ये वाली इनकम अगर है इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? मुझे टैक्स देना पड़ेगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता। नेक्स्ट बेटा, कोई भी लॉस इस इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। हाउस प्रॉपर्टी सिखा रखा है, किसी मर्जी हेड से सेट ऑफ कर देना, इससे नहीं होगा। कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकते। तो ये 5 पॉइंट याद रखना। पहला, इनकम ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। दूसरा, खर्चे किसी टाइप के कोई अलाउड नहीं, एक के अलाउड हैं, हॉर्स रेस जो ओन और मेंटेन करते हैं। नंबर 3, इस इनकम से चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेगी। नंबर 4, इसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। नंबर 5 बेटा, कोई भी लॉस आप इस इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। नंबर 6, कैजुअल इनकम पे टीडीएस कटता है एट द रेट ऑफ 30% इफ विनिंग एक्सीड्स ₹10,000। तो अगर 10,000 तक विनिंग है, कोई टीडीएस नहीं, इनकम पे तो टैक्स है पर टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर विनिंग 10,000 से ऊपर है, टोटल के ऊपर 12,000 है, तो पूरे 12,000 के ऊपर 30% के हिसाब से बेटा टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है जी। और ये इनकम स्लैब रेट से टैक्सेबल ना होके टैक्सेबल होती है स्पेशल रेट से 30%। तो कितने पॉइंट हो गए? ये 7 पॉइंट हैं बेटा, इसमें याद रखने वाले। रिपीट कर दो। ऑल कैजुअल इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। नंबर 2, ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होगी, खर्चा अलाउड नहीं होगा। एक का खर्चा अलाउड है बेटा, जो हॉर्स रेस ओन्ड या मेंटेन करते हैं। नंबर 3, इस इनकम में से चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेगी। इस इनकम में से बेटा कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। इस इनकम को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1 रुपया भी कमाओगे इसके ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। टीडीएस कटता है बेटा, 10,000 तक है, छोटी मोटी विनिंग है, कोई टीडीएस नहीं। 10,000 से ऊपर है, इंटायर के ऊपर 12,000 है, तो पूरे 12,000 के ऊपर 30% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। एग्जाम में बेटा या तो वो बोलेगा ऐसे, लॉटरी इनकम 1 लाख, या वो बोलेगा लॉटरी इनकम नेट 70,000। नेट का मतलब होता है इस पे टीडीएस कटा हुआ है, तो इनकम कितनी टैक्सेबल होगी इसको ग्रॉस करना पड़ेगा। ये अपने आप में कितने परसेंट है? 30% टीडीएस कटने के बाद ये अपने आप में 70 है। व्हाट वुड बी 100, पूरा 1 लाख। तो एग्जाम में लैंग्वेज चेक कर लेना, अगर वो बोल रहा है ग्रॉस तो फिर तो बोल ही रहा है ग्रॉस, या साइलेंट है तो भी ग्रॉस मानते हैं। नेट अगर दे रखा है तो उसका मतलब टीडीएस कटने के बाद है, पहले इसको ग्रॉस कर लेना। तो इनकम 1 लाख है, इनकम 70,000 नहीं है। 70,000 तो टीडीएस कट के मिली है। बिफोर टीडीएस इनकम कितनी होगी?
तो ये हो गई बेटा अपनी इनकम नंबर 7. शैल मूव ऑन. इनकम नंबर 8, कंसील इनकम. ये भी अदर सोर्स में आती है. टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज. ग्रॉस टैक्सेबल खर्चे अलाउड नहीं होते. लॉस किसी टाइप का इससे सेट ऑफ नहीं कर सकते. रुक तो जा मेरे भाई, सुन ले पहले फिर क्वेरी पूछियो. ऑल कंसील इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज. कंसील बहुत वाइडर क्राइटेरिया है. अगर एओ ने कोई इनकम पकड़ ली जो आपने अपनी रिटर्न में शो नहीं करी थी, वो भी कंसील है. अगर एओ ने कुछ खर्चे पकड़ लिए जिसकी आपने सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो वो खर्चे भी आपकी कंसील इनकम मान ली जाएगी. आपने अपने डॉटर की मैरिज पे 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए लगा दिए बेटा, वो मैरिज इतनी हाईलाइट हो गई, मीडिया में आ गई, एओ ने पकड़ लिया कि इसकी मैरिज नलायक के 5-5 करोड़ रुपए मैरिज में लगा रहा है, 5 स्टार में मैरिज कर रहा है, इसकी रिटर्न देखो कितने की फाइल हो रही है. रिटर्न फाइल हो रही है 2.5 लाख की. मैरिज पे खर्चे हो रहे हैं 10-10 करोड़. और नोटिस भेज दिया, इधर आ एक्सप्लेनेशन दे. ये हैदराबाद फलकनुमा पैलेस में क्या चल रहा है, मैरिज चल रही है. ताज होटल में मैरिज चल रही है, 2.5 लाख रुपए कमा रहा है. तेरे हालात नहीं है कि तू कोर्ट मैरिज भी कर सके, और तू 5-5 करोड़ के क्या कर रहा है, मैरिज में खर्चे कर रहा है. एक्सप्लेनेशन दे दिया तो ठीक है, नहीं क्या मान लिया जाएगा बेटा, वो कंसील इनकम मान ली जाएगी, टैक्स लग जाएगा. फॉरेन टूर मार रहा है, वो घूम रहा है बेटा देश जान के विदेशों में, 300 दिन में से वो 150 दिन तो नालायक बाहर ही रह रहा है. एक्स से आया वाई कंट्री में चला गया, वाई से आया जेड में चला गया, जेड से चला गया ए में चला गया, वो देश जान में घूम रहा है. उसे लगा इनकम टैक्स को क्या पता, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डाटा मेंटेन कर रही है कि भाई ये बहुत ज्यादा घूम रहा है, वो इनकम टैक्स को जन्म कुंडली दे दी, जरा चेक करिए उसको कि नालायक रिटर्न भी फाइल कर रहा है नहीं कर रहा है. इनकम टैक्स में चेक करा, रिटर्न फाइल हो रही है 1 लाख रुपए. वो भाई तू विदेशों में घूम कहां से रहा है, ये खर्चे की एक्सप्लेनेशन दे. एक्सप्लेनेशन दे दिया, इट्स ओके. नहीं वो खर्चे ही क्या मान लिए जाएंगे, कंसील इनकम. इनकम टैक्स की रेड पड़ी, घर पे एक कॉपी मिल गई, कॉपी में लिखा है एक्स से लेने हैं 50 लाख, वाई से लेने हैं 30 लाख, जेड से लेने हैं 2 करोड़. एक्सप्लेनेशन दे, ये मान लिया जाएगा तेरी इनकम है. कितने मर्जी इनोसेंट बनते रहना जी, हम तो डबल एंट्री बुक कीपिंग, बच्चा नया नया 11th में हुआ है, उसको मैं अकाउंट सिखा रहा हूं, अभी फाड़ता हूं, ये तो बेकार की बातें हैं. ये सब इनकम मान ली जाएगी, कितने मर्जी इनोसेंट बनते रहना. हाँ, और टैक्स तो भी बताऊंगा ना यार, अभी इनकम समझा रहा हूं. कंसील इनकम ही तो है वो इनकम कौन सी मानी जाती है सब, कंसील इनकम. तो कोई इनकम छुपा ली वो भी कंसील है, कोई खर्चा नहीं बताया वो भी कंसील है, बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री मिल गई, वो सब क्या है बेटा आपकी कंसील इनकम. कहाँ टैक्सेबल होगी, अंडर द हेड अदर सोर्सेज. खर्चे अलाउड नहीं होंगे, लॉस किसी टाइप का सेट ऑफ नहीं होगा. टैक्सेबल हाईएस्ट रेट 60% टैक्स रेट, 25% सरचार्ज, 4% सेस, 78% लगता है. 100 रुपए कंसील इनकम मिल गई, 78 रुपए तो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, वो 22 रुपए छोड़ देंगे, ले 78. 60% इनकम टैक्स, 25% सरचार्ज, 25-60 का 15 हो गया ना, तो 60 और 15 75, 75 का 4% 3 हो गया, तो टोटल 78% के हिसाब से कंसील इनकम पे टैक्स लगता है. ठीक है जी. तो पॉइंट नंबर 1, कंसील इनकम ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स. पॉइंट नंबर 2, ग्रॉस इनकम, खर्चे किसी टाइप के कोई आपके बेटा अलाउड नहीं होंगे. पॉइंट नंबर 3, लॉस किसी टाइप का सेट ऑफ नहीं होगा. बात अभी ठीक है, इनकम टैक्स ने रेट डाली, इनकम टैक्स ने कंसील इनकम पकड़ ली 100 करोड़ की. बिजनेस इनकम ऐसी हंस रहा है बहुत तेज तेज, पकड़ ले 100 नहीं तो 125 कर ले, 200 कर ले, मेरा 500 करोड़ का लॉस है, अभी सेट ऑफ करता हूं. क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है 8 साल तक पीजीबीपी लॉस, किसी भी पीजीबीपी की इनकम से सेट ऑफ कर दो. तो एओ बोल रहा है नॉनसेंस, इसलिए रेट डाली है कि तू लॉस सेट ऑफ करे. तो सुप्रीम कोर्ट का केस था सन इंजीनियरिंग, लॉसेस क्या नहीं हो सकते, सेट ऑफ नहीं हो सकते, इसलिए थोड़ी ना इनकम पकड़ी है कि तू लॉस सेट ऑफ करे. ठीक है भाई. और याद कर लेना हाईएस्ट रेट 78% के हिसाब से टैक्सेबल होता है. एमसीक्यू में आ सकता है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कम पूछते हैं, एमसीक्यू में रहता है बेटा. ठीक है जी. ये था पॉइंट नंबर 8. पॉइंट नंबर 9 यार ये आता है ये, इस बार भी आएगा. मैच्योरिटी, इसके नोट्स बनवा रहा हूँ, लिखना चाहो लिख लो.
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये बुक में सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में नहीं होगा बेटा, क्लास में करा रहा हूँ मैं। मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, थोड़ी सी स्पीड बेटा तेज रखना, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है इसमें। 3 टाइप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, यूलिप, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। यूलिप मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पर फिर भी एक बार तेजी से नोट्स बनवा देता हूं। इशूड ऑन और आफ्टर, बोलो, 1 फरवरी 2021 एंड एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम एक्सीड्स 2.5 लाख, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो टैक्सेबल, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है तो इफ एनी ऑफ द above condition is not satisfied, then ULIP maturity is exempt. 10(10)(d). तो पहला तो हो गया बेटा लाइफ इंश्योरेंस में यूलिप, 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, 1 फरवरी 2021 के बाद खरीदी है आपने और एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर जाता है तो ही मैच्योरिटी टैक्सेबल है, अदरवाइज मैच्योरिटी एग्जाम्प्ट है। और मैच्योरिटी टैक्सेबल कौन से हेड में है बेटा? कैपिटल गेन। आपके सिलेबस में नहीं है ये मैच्योरिटी टैक्सेबल, इस पे भी 112 ये लगती है, फाइनल में कभी तो पूछोगे, इस पे भी 112 ए लगती है। क्या मतलब है? मैच्योरिटी प्राइस सेल्स कंसिडरेशन, आपका जो आपने पेमेंट दे रखी होगी वो हो जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स होगा नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, 1,25,000 तक एग्जम्प्ट होगा, ऊपर टैक्सेबल होगा 12.5। नहीं, इसकी मैच्योरिटी पे कहाँ एसटीटी लगेगी भाई? तो 112 ए में आपने 3 पढ़े हैं, सेक्शन तो बहुत बड़ी है, ठीक है ना? तो आपके लेवल में नहीं रखा हुआ इन्होंने, पता नहीं क्यों हटा देते हैं आधी चीज़ें। सेकंड, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मैं पढ़ा चुका हूँ, दोबारा नहीं लिखवा रहा बेटा, ये हमेशा टैक्सेबल है, या तो पीजीबीपी में जब एम्प्लॉयर को मिलता है, या सैलरी में, या अदर सोर्स में, ठीक है ना? पीजीबीपी में जब एम्प्लॉयर को मिलेगा, सैलरी में जब अमाउंट एम्प्लॉय को मिलेगा, अदर सोर्स में एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर को। तो निपटा चुका हूं बेटा मैं। अब मेजर जिसके लिए इंपॉर्टेंट लगवाया, तीसरे टाइप की पॉलिसी, एनी अदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, नॉर्मल एनी अदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एनी अदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। फाइनेंस एक्ट 2023 से अमेंडमेंट है, मैं सीधा वो लो बता रहा हूं जो आपको याद करना है। ए, एसएससी नॉट सफरिंग फ्रॉम एटीयू डिजीज, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, खतरनाक बीमारियां, एसएससी नॉर्मल है, एटीयू वाली डिजीज नहीं है, क्योंकि एटीयू वाली डिजीज के कानून अलग है और एग्जाम में ये आता है बेटा सबसे ज़्यादा ना, प्रैक्टिकल, मतलब साइलेंट भी हो तो भी आपको केस ए लगाना है, ठीक है? इधर लिखो पर्टिकुलर और इधर लिखो टैक्स ट्रीटमेंट। दो 2003 तक लॉ अलग था, 2003 से 12 लॉ अलग है, 2012 से 2023 लॉ अलग है और उसके बाद अलग है। तो ये सारे याद करने पड़ेंगे, सब सिलेबस में है। तो मैं आपको धीरे धीरे चलते हैं। पॉलिसी कब ली? व्हेन पॉलिसी इज टेकन प्रायर टू 1 अप्रैल 2003। तो मुझे लगता नहीं आज के टाइम पॉलिसी बची होंगी, पर अगर बची होंगी तो उनकी मैच्योरिटी एग्जाम्प्ट है।
तो अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 से पहले ले रखी है, इनकी मैच्योरिटी ऑलवेज क्या होगी बेटा? एग्जाम्ड होगी। सेकंड, व्हेन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2003 बट अप टू 31 मार्च 2012, तो चेक करो एनुअल प्रीमियम कितना जा रहा है। अगर एनुअल प्रीमियम अप टू 20% ऑफ सम एश्योर्ड है, ऐसी ऐसी कहानी 80C में भी थी, वो यहीं से थी वो। अगर एनुअल प्रीमियम सम एश्योर्ड के 20% तक है, मैच्योरिटी एग्जाम्ड। अगर एनुअल प्रीमियम सम एश्योर्ड के 20% से ज़्यादा है, तो लॉसेज ये तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहा है, फिर क्या हो जाएगा भाई? मैच्योरिटी इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। तो 2003 से पहले कितना मर्जी प्रीमियम जाए, ऑलवेज एग्जाम। 3 से 12 सम एश्योर्ड के 20% तक है तो एग्जाम, 20% से ज़्यादा है तो टैक्सेबल। फिर बाद में ये 20% घटा के कितना कर दिया था? 10%। बहुत बढ़िया। व्हेन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 बट अप टू 31 मार्च 2023, तो कितना आ गया था बेटा? 10%। एनुअल प्रीमियम अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड है, या एनुअल प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% से ज़्यादा है? बोलो। अप टू 10% है तो मैच्योरिटी एग्जाम्ड, 10% से ज़्यादा है तो मैच्योरिटी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। तो छोटा छोटा रिवाइज कराओ। 2003 तक पॉलिसी ली है, कितना मर्जी प्रीमियम हो हमेशा एग्जाम। 2003 से लेके 12 तक 20% तक है तो एग्जाम, 20% से ऊपर है तो बेटा टैक्सेबल। 12 से लेके 23 तक 10%, सम एश्योर्ड एनुअल प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% तक है तो एग्जाम, अगर उससे ज़्यादा प्रीमियम है तो इट शैल बी टैक्सेबल। इसमें एक दिक्कत ये थी, खाली परसेंटेज वाइज तो अपर कैप है, अमाउंट वाइज अपर कैप नहीं है। पॉलिसी ले रखी है 5,000 करोड़ की, एनुअल प्रीमियम उसका 10% 500 करोड़, वही अपने आप में बहुत ज़्यादा है। सैलरी में आपको याद हो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड 12% ऑफ सैलरी, तो परसेंटेज वाइज अपर कैप थी, फिर अमाउंट वाइज भी आ गई थी 7.5 लाख, याद आ रहा है? तो इसमें एक दिक्कत थी, परसेंटेज वाइज तो है पर अमाउंट वाइज नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2023 में अमाउंट भी आ गया था, कितना? 5 लाख। तो क्या कंडीशन बनेगी? पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 के बाद ली है, ऊपर ध्यान दो, पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद ली है, 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब एग्जाम्प्ट होगी। पहला, एनुअल प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% तक है एंड एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 5 लाख तक है तो एग्जाम्प्ट होगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन मिस हो गई तो देन मैच्योरिटी इज टैक्सेबल। तो चौथा, पॉलिसी टेकन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका कलर चेंज करता हूं, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 इफ एनुअल प्रीमियम अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड एंड एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम अप टू 5 लाख। 12-13 इलस्ट्रेशन कराई थी मेन बैच में, ये स्टडी मैट में दे रखी है इंस्टीट्यूट के, वो इंस्टीट्यूट ने भी किया है, सीबी इसने दे रखी है, सीबीडीटी ने। घर जाके फिर देख लेना एक बार स्टडी मैट में अपने, उसमें मिल जाएंगे, 10-12 इलस्ट्रेशन है वो।
अगर यहां तक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो मेच्योरिटी एग्जाम। अब सीधा बोलो टैक्सेबल कब होगी? कोई भी एक कंडीशन डिससेटिस्फाइड, या तो एनुअल प्रीमियम 10% से ज़्यादा हो जाए, या आपका बेटा अमाउंट वाइज 5 लाख से ऊपर चला जाए, या तो परसेंटेज वाइज 10% से ज़्यादा हो जाए, या अमाउंट वाइज 5 लाख से ज़्यादा। तो नोट, इफ एनी ऑफ द above mentioned condition is not satisfied, then maturity is taxable. If any of the above mentioned condition is not satisfied, then maturity is taxable. और याद रखना 5 लाख तक वाली पॉलिसीज एग्जाम्प्ट है। 1 मिनट में मान के चल रहा हूं 10% वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। 5 लाख तक वाली, जी बेटा किस चीज का बेटा? फाउंडेशन। बेटा एक बार बच्चे को डील करो। 5 लाख तक वाली पॉलिसीज क्या होंगी? एग्जाम्प्ट होंगी। क्या मतलब? मैंने 1-1 लाख की 6 पॉलिसी ले रखी है, बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड है, 2023 के बाद है 10% वाली, वो सेटिस्फाइड है। मैंने 1-1 लाख की 6 पॉलिसी ले रखी है, तो 6 की 6 टैक्सेबल नहीं होंगी, 5 एग्जाम्प्ट होंगी। छठी वाली क्या होगी बच्चे? टैक्सेबल होगी। सर मैंने 2-2 लाख की 3 ले रखी हैं, तो क्या होगा? तीसरी टैक्सेबल होगी। 2 और 2 4, 5 के अंदर है, वो पहली 2 क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट होगी। मैंने 3-3 लाख की 2 ले रखी है, पहली 3 लाख वाली एग्जाम्प्ट हो जाएगी, दूसरी 3 लाख वाली मेच्योरिटी टैक्सेबल होगी। मैं कहना ही चाहता हूं 5 से ऊपर जाते ही सारी टैक्सेबल नहीं है। वो पॉलिसीज जिनका प्रीमियम 5 लाख तक बनेगा वो अब भी एग्जाम्प्ट है। वो पॉलिसीज जिनका प्रीमियम 5 लाख तक बनेगा वो अब भी एग्जाम्प्ट है। आप ऐसे समझ लो 1-1 लाख की 6 पॉलिसीज हैं, तो 6 लाख, इसका मतलब 5 पॉलिसी एग्जाम्प्ट होंगी, छठी पॉलिसी क्या हो जाएगी बच्चे? टैक्सेबल होगी। ठीक है। और एक इतना बड़ा नोट डालना, अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो गई, उसके डेथ के बाद मैच्योरिटी हमेशा एग्जम्प्ट होती है। ये लो उल्टा है। क्लास में समझाया था सर क्यों उल्टा है? जिसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मेरी ही डेथ हो गई, मेरी डेथ के बाद मेरा पैसा फैमिली वाले एंजॉय कर रहे हैं, एग्जाम्प्ट, और जीते जी मेरे हाथ में पैसा आ रहा है, टैक्सेबल। मैंने कानून नहीं बनाया, तो सामने वाला तो ये एक्सपेक्ट करेगा मैं निपटूं, मैच्योरिटी अमाउंट मिले और सारा एग्जाम्प्ट हो। ये पता नहीं क्यों लो उल्टा है यार, ये एक्चुअल में उल्टा लो है ये, कि डेथ हो गई, मैच्योरिटी के बाद, डेथ के बाद मैच्योरिटी 2 टाइम पे होती है ना, या तो डेथ हो जाए या टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए। तो ये सारा हम कब पढ़ रहे हैं? जब पॉलिसी का टाइम एक्सपायर हो गया पर बंदा नहीं निपटा, तो ये लो है। अगर पर्सन ही निपट गया, उसकी डेथ के बाद अमाउंट मिलता है, ऑलवेज एग्जाम। लो कह रहे हैं जी सिंपैथेटिक व्यू ले रहे हैं, वो मर गया, वो मैं कह रहा हूं उल्टा कर रहा है नालायक, वो घर वाले भी माला फेरेंगे निपटे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए लॉ में लिखा हुआ है बेटा, अगर पेरेंट की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे एग्जम्पशन नहीं मिलेगी 80C में। पेरेंट का हेल्थ इंश्योरेंस करवा दो, 80D में एग्जम्पशन है, पेरेंट का लाइफ इंश्योरेंस 80C में एलिजिबल नहीं है। सर क्यों नहीं एलिजिबल? निपटा देंगे नालायक, क्योंकि मेच्योरिटी टैक्स फ्री है। तो लॉ ने बड़े जबरदस्त लॉ बने हुए हैं बेटा। आप लिखो जल्दी जल्दी, रिवीजन चल रही है। मेच्योरिटी अगर डेथ के कारण है, हर केस में एग्जाम्प्ट। मैच्योरिटी अगर डेथ के कारण है, हर केस में एग्जाम्प्ट। चलो जल्दी जल्दी। ये समझ में आ गया भाई? मैच्योरिटी डेथ के कारण सब एग्जाम। इतना सारा कानून पढ़ के जाएंगे, वो देख लेना कहीं वो निपट गया हो, वो कहीं 5 लाख से ऊपर हो चाहे 50 लाख हो, पर अगर डेथ के कारण मैच्योरिटी है तो हमेशा एग्जाम्ड। अब आ जाओ फिजिकली हैंडीकैप। ये मुझे नहीं लगता आएगा, पर मैं पढ़ा रहा हूं। केस बी, इफ एसएससी इज, एसएससी मतलब जिसने पॉलिसी ली है, जिसके नाम से, इंश्योर्ड पर्सन। एसएससी का मतलब इंश्योर्ड पर्सन इज बीमार, सफरिंग फ्रॉम ATU डिजीज,
इसमें जल्दी से बनाओ। 2003 तक लो सेम था, क्या होगा भाई? एग्जाम्ड। मैच्योरिटी इज ऑलवेज एग्जाम्ड। 2003 से 12 भी लो सेम था। पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2003 बट अप टू 31 मार्च 2012 क्या लो था बेटा? एनुअल प्रीमियम बिल्कुल सेम है, अप टू 20% ऑफ सम एश्योर्ड। एनुअल प्रीमियम exceeds 20% of sum assured, तो up to 20%। maturity exempt, above 20% maturity taxable। फिर 2012 में लो चेंज करा 13 तक, एक ही साल, ये 20% घटा के 10% खड़ा था, फिर उसके बाद इनका 15 कर दिया था। 2012 में इनकी 20 से घट के 10 सबकी हो गई थी, ऊपर वालों की भी 10 हो गई थी। 2012 के बाद इनकी भी 10 हो गई थी, फिर इनकी 2013 से बढ़ा दी थी। ये बीमार हैं, उनका 10% की लिमिट कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी, तो इसलिए ये अलग कर दिया मैंने। तो पॉलिसी कब ली है? ऑन और आफ्टर से 31 मार्च 13। एनुअल प्रीमियम अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड। एनुअल प्रीमियम अबव 10% ऑफ सम एश्योर्ड। ये एग्जाम्ड, ये टैक्सेबल। फिर इसके बाद क्या हुआ था बेटा? 13 से 23 पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/2013 अप टू 31 मार्च 23। वो 10 की लिमिट कितनी हो गई थी? 15। एपी मतलब एपी एनुअल प्रीमियम अप टू 15% ऑफ सम एश्योर्ड, तो एग्जाम्ड। एपी अबव 15% ऑफ सम एश्योर्ड देन टैक्सेबल। और फिर 23 से जो कानून आया वो क्या बनेगा भाई? पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। बोलो भाई। इफ एनुअल प्रीमियम अप टू 15% ऑफ सम एश्योर्ड एंड एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम कितना? 5 लाख। यहां लिखना चाहिए 5 लाख। तो और इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन टैक्सेबल। तो इसमें से कोई ना कोई पॉइंट वो पूछ लेता है नालायक। तो ये अदर सोर्स की इनकम बेटा, LIC, मैच्योरिटी, ये केस बी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ए रट लेना। क्लियर? कितनी इनकम हो गई? ये कौन सी थी? 9। इनकम नंबर 10, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है या एनी अदर इंटरेस्ट है? बैंक से मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अगर काम ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है तो PGBP। डिविडेंड तो हमेशा क्या था? अदर सोर्स। जबकि इंटरेस्ट काम ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है तो PGBP। ओकेजनली इन्वेस्ट करता है तो
अदर सोर्स, तो पीजीबीपी लिख लो। वेयर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी इज मेन बिजनेस ऑफ एसएससी, लिखो। वेयर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी इज मेन बिजनेस ऑफ एसएससी, लिख लो, ये भी करेक्ट बना रहा हूं। अदर सोर्स, वेयर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी इज नॉट मेन बिजनेस, काम पढ़ाना है, काम सीए इन प्रैक्टिस, मैंने रिलायंस के डिबेंचर ले लिए, तो इंटरेस्ट इनकम मेरी कहां जाएगी? अदर सोर्स, ठीक है। और ये वाले इंटरेस्ट ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अब इसमें पढ़ने लायक है टैक्स फ्री इंटरेस्ट, ऐसे इंटरेस्ट जिनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। ऐसे इंटरेस्ट जिनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। बोलो, सबसे पहले तो ये ले लो, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, 50% एग्जाम्ड, 50% टैक्सेबल। और कोई याद आ रहा हो जिसपे टैक्स फ्री होता है? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, बताया था ना टैक्स न्यूट्रल है। इंटरेस्ट ऑन गोल्ड मोनेटाइजेशन सर्टिफिकेट, एक ही बात थी ना। ये सब टैक्स फ्री है। चौथा, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पांचवा, इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, गर्ल चाइल्ड के लिए होता है बेटा ये अकाउंट, जो भी इंटरेस्ट होता है टैक्स फ्री। इंटरेस्ट ऑन सुकन्या सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग, इसको समझना, ये सारा एग्जाम्ट नहीं है, 3500 तक एग्जाम्ट है अगर इंडिविजुअल अकाउंट है, और अगर एक से ज़्यादा अकाउंट होल्डर है, ज्वाइंट अकाउंट, तो 7000। आपके इंटर में ये याद कर लेना, पर्पस सोल्व हो जाएगा। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे हैं। एफडी टैक्सेबल है, वो टीडीएस नहीं कटता, इंटरेस्ट टैक्सेबल है। अरे वो एग्जम्पशन है चैप्टर 6 की, मैं कह रहा हूँ टैक्स ही नहीं लगेगा। ठीक है जी, तो ये 6 याद कर लेना, उसमें से भी ये वाला। तो ये स्पेसिफिक इनकम है बेटा आपकी अदर सोर्सेज की। वाइंड अप हुआ ये भी चैप्टर। तो अदर सोर्स में नंबर 1 डिविडेंड, नंबर 2 गिफ्ट, नंबर 3 वो कंपनसेशन इंटरेस्ट 50 टैक्सेबल 50 एग्जाम, नंबर 4 फैमिली पेंशन, नंबर 6 कैजुअल इनकम, देन इसके बाद बेटा कंसील इनकम, फिर एलआईसी मैच्योरिटी, और फिर ये इंटरेस्ट। और बाकी देश जान के मैं अलग अलग हेड में पढ़ा के आ रहा हूँ। एमपी एमएलए की सैलरी वो भी अदर सोर्स में आती है, एंडलेस लिस्ट है। ठीक है जी, तो इनकम के 5 हेड बेटा अपने वाइंड अप हो गए। बेसिक हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, और आपका अदर सोर्स।